मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अकाउंट्स का जो बिगनिंग लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जब यहाँ पे अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो ये है कि हम आपके कंसेप्ट्स को ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग करें। आपके कंसेप्ट्स अगर इस स्टेज पे अच्छे हो गए तो आगे आप कोई भी लेवल की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच ये रहता है कि आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताना, बेसिक कंसेप्ट बताना। ये जो बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट्स हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जैसे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चंस जो टॉपिक हम करेंगे उस टॉपिक में हम लोग 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक टॉपिक वाइज करेंगे, लेकिन आपको इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने हैं। बुक्स कोई भी हो, आपको एक चीज, सबसे जो बेसिक चीज है अकाउंटेंसी के बारे में या किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में, वो जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन पेपर जो आप बन रहा है वो किसी बुक से बन रहा है, ये बुक, इस वाले ऑथर की बुक, इस वाले ऑथर की बुक। दैट बुक मे बी दैट बुक इज यूज्ड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, और दैट इज नॉट यूज्ड इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, और दैट इज नॉट यूज्ड इन द ईस्ट और वेस्ट। Okay, the question when they are making the question are framed on the concepts, whether it is any type of exam, whether it's a school level examination or it is a university level examination or it is a professional examination like CA, CS, CMA, ACCA, whatever kind of examination is this, the question paper will always be framed from the concept. बच्चों को लगता है हमने ये बुक कर ली, ये बुक कर ली, ये बुक कर ली, उससे क्वेश्चन पेपर कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन पेपर हमेशा जब भी बनेगा वो किससे बनेगा? कंसेप्ट से बनेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे फोकस क्या है कि हम आपके कंसेप्ट डेवलप करें। एक बार अगर आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आपके आगे जाके उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो व्हाट आई सजेस्ट you please subscribe to our YouTube channel also and like that, because इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारी आती रहेंगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज है, हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसे पैकेज होगा, ये पूरा का पूरा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। सो आज एक बिगनिंग की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो, हाँ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन का जो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है वो आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन का। तो अकाउंटिंग की जो हमारी डेफिनेशन होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, रिलायंस कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फेसबुक है, वट एवर इज द कंपनी, तो ये जितनी भी कंपनीज होंगी, ये कंपनीज किस चीज़ में काम कर रही होंगी? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपका स्कूल है, कॉलेज है, तो ये जितनी भी वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग कभी भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस या जो उसका बैलेंस होता है वो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो सेकंड चीज होती है हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई या क्लासिफिकेशन में अलग अलग हेड में जो नेचर ऑफ द हेड होगा उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कर देंगे? क्लासीफाई कर देंगे। लास्ट में, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, अगर हम एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लग जाएंगे तो सोचिए कि कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे पास पे हो जाएंगी। अगर हम एक एक ट्रांजैक्शन बिजनेस की हो रही है, अब सोचिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स के पास पे एक एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आ रही है तो उनको कितना टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना होता है, इसको समराइज्ड फॉर्म पे लिखना पड़ता है, ताकि जो मैनेजमेंट है, आगे जाके आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल छोटे फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। इतने छोटे फॉर्म पे हम इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे तो मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसको समराइज फॉर्म पे लिखेंगे। आगे जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे कि मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पे चाहिए, ताकि मैनेजमेंट उस डिसीजन, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले सके। और जितनी एक्यूरेट आपकी इंफॉर्मेशन होगी उतना ही एक्यूरेट मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। तो ये सारी चीजों को लेके हमें यहां पे क्या करना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करेगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। किस मैनर पे हम लोग इनको करेंगे, फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें कि इसको हम लोग केवल मनी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो हम बुक्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि आपके फादर ने आपको 60,000 रुपए की बाइक दी, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वो केवल लव एंड अफेक्शन पे है, लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन नहीं है, तो वो हम ट्रांजैक्शन में नहीं लिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। तो केवल हम लोग कौन सी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिनको हम भाई मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, जिसके बेसिस पे हम एनालाइजेशन कर सकते हैं एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ, उस रिजल्ट्स को हम लोग एनालाइज करने की पोजीशन में रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट्स का बेसिक है हम लोग कि किस टाइप में हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, तो उसमें पहला हमारे पास आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं हमारे जो अकाउंट विच डील विद एसेट। अब यहां पे ना आपको कीवर्ड पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अकाउंट एसेट से डील करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे रियल अकाउंट, उनको कहेंगे हम लोग रियल अकाउंट। ये अकाउंट किससे डील करते हैं, ये डील करते हैं एसेट से। Which account they are dealing? They are dealing with the asset. अब क्वेश्चन आता है एसेट क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि एसेट क्या होता है, बच्चे सीधा सीधा आंसर बताते हैं कि एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एसेट का एग्जाम्पल दो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि एसेट की डेफिनेशन दो मुझे, एसेट की डेफिनेशन दो मुझे। तो एसेट की डेफिनेशन क्या होगा, एनी प्रॉपर्टी इन विच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैव ओनरशिप राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन एसेट विदाउट गिविंग द एग्जाम्पल, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आपसे एसेट के बारे में पूछेंगे। तो आपको सबसे इजी तरीका आपके पास यही होता है कि आप क्या बोलते हो, उसके एग्जांपल्स बोल देते हो। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे आपसे कि एसेट का एग्जांपल नहीं देना है, डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलेगी आपको कि एसेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपका ओनरशिप राइट होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और इसका जो रूल लगेगा, इसका रूल जो होगा वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका जो रूल होगा ये रूल लगेगा इसमें। सेकंड हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंसेस से डील करते हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी। अब आपको याद ये रखना है कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, लेकिन बहुत बार हम पूछते हैं, जब क्लास में बच्चे बोलते हैं कि सैलरी का मतलब होता है गेन, that is a gain for the individual person, but for business organization salary will always be a expense। salary हमेशा आपके लिए क्या होगी, that will be expense for you। तो अगर हम business organization के point of view से बोलेंगे तो debit means all expenses and losses, credit mean gains and incomes। जो थर्ड टाइप का अकाउंट आपके पास यहाँ पे आता है, that is known as a पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन दैट अकाउंट विच डील विथ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक क्या देखा है, स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, यही सब चीजें देखी हैं। तो स्कूल कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करके समझ सकते हैं,
भाई देखो, स्कूल और पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्कूल का बैंक अकाउंट है। फॉर एग्जांपल स्कूल का बैंक अकाउंट एसबीआई में, आप लोग अपनी फीस एसबीआई में जमा करते हो, या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का किसी ये वाला अकाउंट है। तो उस केस में आपको क्या याद रखना है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो किससे डील कर रही होगी, आपके जो डील कर रही होगी हमारे हमसे डील कर रही होगी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या बन जाएंगे, वो हमारे बन जाएंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ अकाउंट विल बी टर्म्ड एज ए पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे भाई रूल क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास जो रूल लगेगा वो लगेगा हमारे पास डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारे पास रूल लगेगा, ठीक है। अब हम लोग एक डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए जर्नल, ठीक है। आई विल जस्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ द जर्नल ओवर हियर। जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल का मतलब होता है जर्नल, ठीक है। आपको यहां पे क्या याद रखना है कि जर्नल क्या होता है, जर्नल, जर्नल। अब भाई जर्नल, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो नए नए आते हैं अकाउंट्स पढ़ने, उन्हें लगता है जर्नल का मतलब होता है जनरल। ये बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, किस चीज की बात कर रहे हैं, जर्नल की, जर्नल। तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं दैट इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री इन विच all transactions are recorded at the initial stage। इनिशियल स्टेज मतलब जब सबसे पहली स्टेज में जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग कहते हैं जर्नल। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, डेट वाइज में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन है, आजकल अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा तो ये करके आ जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा करते हैं, प्राइमरी बुक कौन सी करते हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स पे कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज द थिंग व्हाट आई सेड एट द बिगिनिंग, दैट वी विल बी टीचिंग यू द कंसेप्ट। Question can be framed from any book, in whatever form the question will be framed. If your concepts are clear, you will be in a position to solve all the questions. Now the second thing is, journal में we used to record the transactions. अब हम क्या करते हैं कि जर्नल के ना ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। हम लोग आ जाते हैं पहले सीधा क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं सीधा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जर्नल बनाना है। अब जर्नल जब हम बनाएंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखिए मार्किंग के लिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है ये डिस्क्रिप्टिव है। अगर आप सीए फाउंडेशन को देखेंगे वहां पे डिस्क्रिप्टिव है, और दूसरे एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, ये वाला पेपर जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, या 12th में देखेंगे सीबीएसई आईएससी में डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपका जो है जर्नल का, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा डेट कॉलम, द फर्स्ट कॉलम विल बी द डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, एलएफ का मतलब होता है यहाँ पे लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो भाई ये तो आपको, अब डेबिट क्रेडिट तो कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो तो आपको डेबिट क्रेडिट के साथ में ही चलना पड़ेगा हर जगह पे। अब ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे, डेट वाइज। उसको मैंने एक टेक्निकल वर्ड भी दे दिया था जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन होगी किसी भी अब आपको ये लगेगा कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है, कोई भी है, रिकॉर्ड तो वो भाई ऐसे ही करेंगे, जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आता है आप लोग के उसमें कि अकाउंटेंसी इज अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही अकाउंटेंसी भी एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यूनिवर्सल सब्जेक्ट हम इसको क्यों बोलते हैं, चाहे इंडिया में काम करो, अमेरिका में काम करो, ऑस्ट्रेलिया में काम करो, कहीं पे भी काम करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हर जगह पे सेम ही लगेंगे। एसीसीए में हम लोग पढ़ाते हैं तो वट एवर द कंसेप्ट वी आर टीचिंग इन इंडिया, द सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन UK, or the same principle will be applicable in 180 countries of the world where ACCA is recognized, ठीक है। That's why the accountancy is called a universal subject, ठीक है। तो ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट है, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, अगर कंट्री टू कंट्री जाएंगे तो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग में हो सकता है, बट सिस्टम सेम रहेगा हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसे हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस को बिजनेस शुरू किया।
अब हम बिजनेस जब शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, लाइबिलिटी है हमारी यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल ओनर कैपिटल दे रहा है यहाँ पे बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कौन से टाइप का अकाउंट होगा, यहाँ पे आपको हर ट्रांजेक्शन के पीछे ये आदत डाल लो, ये आदत डाल लो स्टार्टिंग में ही, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, आदत डाल लो कि हर चीज के पीछे आपका क्या होगा, लॉजिक होगा। अगर आप लॉजिक से करोगे तो आगे आप किसी भी स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम लोग करते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने सबसे पहले बोला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो कैश से शुरू कर रहे हैं। अब एक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में, किसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके डिटेल में सारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। जैसे अंबानी और रिलायंस, अगर हम बोले अंबानी और रिलायंस वैसे तो एक ही है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो रिलायंस एक अलग कंपनी है, अंबानी एक अलग है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे करके समझ लो कि कल को आपको रिलायंस से कोई प्रॉब्लम आती है, रिलायंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप किसको केस करोगे, अंबानी को केस करोगे या रिलायंस कंपनी को केस करोगे? ऑब्वियसली आप किसे केस करोगे, रिलायंस कंपनी को केस करोगे, ठीक है। तो जब आप रिलायंस कंपनी को केस करोगे तो अंबानी ने रिलायंस को पैसा दिया, अंबानी ने रिलायंस को पैसा दिया, तो रिलायंस में रिलायंस कंपनी में क्या हुआ, वो पैसा आया, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ओनरशिप है उसमें, तो कैश आ रहा है आपके पास। और जो कैपिटल है ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आंसर में देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमारी जर्नल एंट्री जो बन गई है यहाँ पे बन गई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जो हमारी ये एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब आपको ये लिखना यहाँ पे जरूरी है। ये जब आप लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, कैश को डेबिट दिखाना है, यहाँ पे डेबिट वर्ड लिखना जरूरी है। फिर आपको यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट डेबिट साइड में दिखाना है, क्रेडिट वाला अमाउंट आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है, और नरेशन बीइंग वर्ड से शुरू कर सकते हैं, वैसे फॉर से भी कर सकते हैं बट बीइंग वर्ड इज बेटर। तो आप यहाँ पे नरेशन में क्या लिखोगे, जो भी ट्रांजैक्शन में हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसी ट्रांजैक्शन को आपने क्या लिख दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये आपने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दी जर्नल में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। सो आपकी जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, पूरा ये हम लोग सिलेबस पूरा आपका रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके पास पूरा सिलेबस होगा, जो आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर कर रहा होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास होगा। अब इसे करना कैसे, मेरे साथ आप कैसे करके करोगे, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुनते रहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो तो एक मूवी के जैसे हो जाएगा कि आप मूवी देख रहे हो, अच्छी लगी, हंसे, बंद करा, क्लोज कर दिया, ठीक है। दैट शुड नॉट बी द वे वी हैव टू प्रैक्टिस अकाउंटेंसी। फॉर प्रैक्टिसिंग द अकाउंटेंसी वी हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क विद मी। तो कैसे करके करोगे, मैं आपको सिस्टम भी बता देता हूं। आप अपना एक रजिस्टर ले लो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूं अपने रजिस्टर में वैसे वैसे एंट्रीज को करते रहो, साथ में बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। जब हमारे ये पूरा कंप्लीट कोर्स आप देखेंगे तो कोर्स के एंड में आपको सॉल्व प्रैक्टिकल्स होंगे, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होंगे, अनसॉल्व होंगे, वेरी हार्ड क्वेश्चन होंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इस मटेरियल में, जो हमने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया। बहुत हार्ड वर्क किया है हम लोगों ने इसके पैकेज को बनाने के लिए, एंड वन पैकेज विल गिव यू कंप्लीट ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट। पूरी ग्रिप मिल जाएगी आपको, पूरे सब्जेक्ट में ग्रिप मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं कैश में, ठीक है, अब आप सोचिए भाई, हर ट्रांजैक्शन के बाद में आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास पे, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास आ क्या रहा, गुड्स आ रहा, ठीक है। आपके पास गुड्स क्या होगा, एसेट होगा, रियल होगा, पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा। व्हाट कैन बी द गुड, good can be, obviously good can be a asset for you, so that will be on the debit side, debit what comes in. And when you are purchasing the good, when you are purchasing the good, what is going out, what is going out, the cash is going out. So आपकी simple entry बन जाती है यहाँ पे goods account debit to cash, goods account debit to cash, okay.
अब भाई एक बात अभी से स्टार्टिंग से ध्यान में रखना कि जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो और गुड्स वर्ड वहां पे यूज हुआ है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड गुड्स you will be using the word purchase at the time of purchase and you will be using the word sales at the time of sale rather than using the word goods. So from the very beginning class I have explained to you this thing, so it should be clear to you. ठीक है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है, गुड्स की जगह मैं परचेज वर्ड यूज करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बन जाती है यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अब जैसे मैंने ये एंट्री बता दी आपको, ठीक है. अब अगर आप सही अप्रोच में मेरे साथ साथ में चल रहे हैं तो अपने रजिस्टर में जो बच्चे बिल्कुल सही सही मेरे साथ में चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो उन्होंने अपनी बुक में क्या कर दी होगी, रजिस्टर में एंट्री कर दी होगी. और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो तो मूवी के मजे उठाएंगे अभी कि क्या क्या सर बोल रहे हैं, साथ साथ में सुनते रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. यू कैन सी हियर दैट योर जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. हमारी जर्नल एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग गुड्स परचेज. यहाँ पर आपका आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट. ठीक है, सो आई होप दैट दिस एंट्री मस्ट बी क्लियर टू यू. आगे मत देखना, आगे का आंसर मत देखना, वो हम लोग करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड एंट्री में. थर्ड एंट्री बिल्कुल सेकेंड एंट्री जैसी है बट थर्ड एंट्री है ये हमारी. इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष. अब आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालिए, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री के बीच में क्या डिफरेंस आया, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री के बीच में क्या डिफरेंस आया. डिफरेंस आया पहली एंट्री के बीच में और दूसरी एंट्री के बीच में. भाई ये कौन है, सुभाष जी हैं जिन्होंने डिफरेंस लेके आ गए पहली एंट्री. पहली एंट्री में इससे ऊपर वाली जो एंट्री थी, द फर्स्ट एंट्री बिफोर दिस, there was no name of the party given, but in this case the name of the party is given. अब जब name of the party दे दिया जाएगा, if the name of party is given, then you will consider it as a credit purchase. इसको what you will treat, if the name of the party is given and nothing else is given, then you can consider it as a credit purchase. You will consider it as a credit purchase. ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्रेडिट परचेज मतलब, कुछ बच्चे होंगे उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि क्रेडिट परचेज का मतलब क्या. क्रेडिट परचेज मतलब उधार वाली परचेज. ठीक है भाई, क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होगा, उधार वाली परचेज. तो ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी आपकी उधार वाली परचेज. तो उधार वाली परचेज में तो कैश का कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश तो न हमारा आया ना गया, उधार में बात हो रही है यहाँ पे. तो जब उधार में बात हो रही है यहाँ पर तो हमारा कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा. तो आप देखिए हमारी एंट्री क्या बन रही है, यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष. ऊपर हमारा क्या आ गया था, कैश आया था, यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सुभाष आ रहा है. तो सुभाष हमारा कौन बन गया भाई, यहाँ पे सुभाष कौन सा अकाउंट होगा, सोचो जरा, सोचो कि सुभाष कौन सा अकाउंट होगा. रियल, पर्सनल, नॉमिनल. भाई एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है सुभाष, तो सुभाष एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो सुभाष हमारा कौन सा अकाउंट बन गया भाई, सुभाष बन गया हमारा पर्सनल अकाउंट. और भाई पर्सनल अकाउंट में हम लोग जो रूल लगाते हैं वो लगाते हैं हम लोग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और ये हमारा क्रेडिटर भी बन गया. ठीक है, क्रेडिटर कौन बन गया, जिसको हमको पैसे देने हैं, इसको हमें पैसे देना है. तो अब ये ड्यू हो गया इसके, हमने इससे उधार में परचेज किया तो अब हमें फ्यूचर में इसे क्या देना है, पैसे देने हैं. तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक भाई ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन चुका है. तो अब हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष बीइंग गुड्स परचेज 12,000. आपको रिकॉर्ड करना आ गया होगा, देखने से आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड इसको हम कैसे करके करते हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन में. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोचिए अपने माइंड पे, साथ साथ में माइंड पे जोर डालेंगे तो फटाफट फटाफट आपके आंसर निकलेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों कौन सी बात कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. भाई कैश में उन्होंने अपने आप ही खुद बात बता दी उन्होंने कि हमने ये गुड्स किस में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं. तो उन्होंने ये बात खुद ही बोल दी, जब कैश में उन्होंने बात बता दी हमको कि हमने ये गुड्स किस में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं. तो अब हमारी एंट्री कैश आएगा, जब हम सेल करते हैं तो कैश आएगा. तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट
और हमारे पास से क्या हो रहा है, जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सोचो, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो आ रहा है कि जा रहा है? बस ये बात सोचो, गुड्स जा रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहा है। तो कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट साइड होगा। तो सिंपल वर्ड्स में मैं वो क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब ध्यान रखो मैंने क्या कौन सी बात बोली थी, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब whenever the word goods is used, then you will never use the word goods. Rather than using the word goods, you have to use the word purchase और सेल वर्ड हमको क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, परचेज या सेल वर्ड यूज करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग की एंट्री क्या बन गई भाई, फटाफट सोचो, अपने लिख दो वहां पे अपनी एंट्री, फिर मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। आप एंट्री लिख दो पहले, वहां पे कौन सी एंट्री बनाई आपने, लिख दो वहां पे जल्दी से। तो हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखते हैं भाई सही किस किस का सही है, अपने आंसर को टैली करेंगे, साथ साथ में स्पीड बनाएंगे हमारी यहाँ पे। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक एंट्री बीच में छूट गई, आपने भी नहीं बताया मेरे को कि एक एंट्री छूट चुकी है बीच में। चलो कोई बात नहीं, हम पहले ये वाली एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री बन चुकी है। अब हम ऊपर वाली एंट्री छूट गई थी, ऊपर वाली एंट्री छूट गई थी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो हमारे पास फर्नीचर परचेज के टाइम पे हमारी एंट्री क्या बनी भाई, जब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो क्या आ रहा, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, गुड्स नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परचेज वर्ड यूज कर देंगे, इनिशियल स्टेज पे बच्चे करते हैं कि उसमें क्या वर्ड यूज कर देंगे, परचेज वर्ड यूज कर देंगे। नहीं यूज करना है भाई, अगर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है वहां पे, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो वर्ड दे रखा है वहां पे आपको यूज करना है वहां पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को यूज करना है। और कैश तो आपका रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, तो आपकी जर्नल एंट्री बन रही है, बना दो अपनी एंट्री, बनाओ फटाफट। हाँ जी, यहां देखते हैं हम लोग क्या एंट्री बन रही है हमारी, हमारी एंट्री बन रही है भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही किया भाई, बहुत से लोगों ने सही किया है। साथ साथ में जिन लोगों ने परचेज वर्ड यूज किया था वो लोग समझ लें कि परचेज वर्ड कब यूज करना है, परचेज वर्ड आपको यूज करना है भाई, एक ही जगह पे यूज करना है परचेज वर्ड, वो आपको यूज करना है गुड्स के केस में। अब एक कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनके माइंड पे ये आएगा, ठीक है, कुछ बच्चों के माइंड पे आएगा, सबके माइंड पे नहीं आएगा। अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का ही है, हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का, हम फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं, हमारा काम ही फर्नीचर का है, वी आर द फर्नीचर मर्चेंट, वी आर द फर्नीचर सेलर, वी आर द फर्नीचर ट्रेडर्स। अब ये जिन बच्चों के माइंड पे ये क्वेश्चन आया है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आया है कि हम फर्नीचर की जगह हम लोग उस केस में परचेज वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि फर्नीचर उस केस में हमारे लिए गुड्स है, फर्नीचर उस केस में हमारे लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ उस केस में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि गुड्स वर्ड ऑलरेडी दे रखा है, फर्नीचर हमारे लिए क्या बन रहा है, एक एसेट बन रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। दैट्स गुड। चलो आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अकाउंट्स के स्टार्टिंग में बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो मेथड होगा, हमारा जो मेथड होगा वो यही होगा, हर चीज में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आप सोच लो ABCD से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और हम बिल्कुल एडवांस जगह पे पहुंचेंगे। हम लोग एंड में कहाँ पहुंचेंगे, जो इसकी एडवांस चीज होगी, जो एग्जामिनेशन में आनी होगी। तो किसी भी एग्जामिनेशन में, इतनी सिंपल बात किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली, ये तो मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन में इतनी सब सिंपल एंट्री नहीं आने वाली है, चाहे वो 11th क्लास का एग्जामिनेशन, ये नहीं आने वाला है। लेकिन मुझे तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे कंसेप्ट रूट तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। पेड़ सीधा ऊपर तो नहीं बन जाता है कि पेड़ के ऊपर सीधा मैंगो ट्री के ऊपर सीधा ऊपर मैंगो आ गए। स्टार्ट तो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी भाई, यहीं से करनी पड़ेगी। स्टार्ट तो हमें रूट से ही करनी पड़ेगी।
और ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं है, ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं है, मैं सारे चैप्टर जो भी हम लोग के सिलेबस में चैप्टर होंगे, जो भी पैकेज में आपको चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो आपको बिल्कुल डिपेंडेंट रहना है, आपको बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट रखना है कि मैं आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्या करता जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ जाऊंगा, ताकि आगे आपको किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए, ज़्यादा भी हम लोग अभी बकबक नहीं करेंगे, बेसिक पे पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं गुड सोल टू महेश। भाई दूसरे 7th और 9th के बीच में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंट बच्चों को एकदम से डिफरेंस समझ में आ गया कि 7th और 9th के बीच में क्या डिफरेंस है। 7th में गुड सोल्ड फॉर कैश दिया था और नीचे 9th में गुड सोल्ड टू महेश दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम 9th में हमारे पास क्या आ गया, गुड सोल्ड टू महेश आ गया। 7th और 9th में डिफरेंस कहाँ आया, महेश का आया। महेश इज द पर्सन हु इज मेकिंग डिफरेंस इन टू ट्रांजेक्शंस। So now when the Mahesh word is given, then we will consider it as a साथ साथ में बोलते रहेंगे, ठीक है। We will consider it as a credit sales. अब मैं when I am saying credit sales, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्रेडिट सेल का मतलब क्या, उधार वाली सेल। हम इसको क्या मानेंगे, उधार वाली सेल। उधार वाली सेल में कैश तो आ नहीं रहा आपके पास पे। जब उधार वाली सेल में आपके पास कैश नहीं आ रहा है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश मैंने बोला था बीच में, लेकिन कैश नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सोचो कि महेश कौन आदमी है, अरे कोई पर्सन नहीं है, तो मतलब यह है कि हमारे लिए महेश क्या है, जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको हम डेप्टर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डेप्टर भी नहीं बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, द राइट वर्ड इज डेटर, ठीक है। डोंट से डेप्टर, ठीक है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बी साइलेंट है, डेटर्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर महेश अकाउंट डेबिट टू सेल। देखिए अपना आंसर चेक करिए, अभी तक नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है, ये तो आपको सोचना है कि इतनी स्लो स्पीड में कैसे काम चलेगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बन गई भाई, हमारी एंट्री बन गई महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारी एंट्री बन गई महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड, तो आप लोग को समझ में आ गया, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। महेश से कैश रिसीव कर रहे हैं, सीधा सीधा बताओ दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, अपने आंसर में सोचो। दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, महेश। महेश कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। महेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे एंट्री फटाफट पोस्ट कर देते हैं, सोचते नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये सोचना है कि वो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल से पहले एक एंट्री और थी यहाँ पे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश से पहले पेड कैश टू सुभाष। सुभाष रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है कि गिवर है, सोचो। कैश पेड टू सुभाष रिसीवर है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। फटाफट साथ में करोगे तो समझ में भी आता रहेगा, और दूसरी चीज क्या होगी, स्पीड भी बनेगी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर इज डुअल, we don't have to teach only the concepts to you, but we have to develop your speed, concept, accuracy. All that is our responsibility. You will learn that these things when you will practice with us. If you will not practice with us, you will not able to get that much improvement which we are expecting from you all. अब next transaction आ जाते हैं, goods purchased from Ravi for cash. अब इन्होंने यहाँ पे बहुत confusion में डाल दिया। किस चीज का confusion डाल दिया इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज का डाल दिया कि इन्होंने यहाँ पे आपको क्या भी दे दिया, इन्होंने यहाँ पे आपको गुड्स भी दे दिया, इन्होंने यहाँ पे आपको परचेज भी दे दिया और कैश भी दे दिया और पार्टी का नाम भी दे दिया। अब आप बोलोगे सर ने बोला था कि पार्टी का नाम दिया रहेगा तो हम इसे क्या मानेंगे, क्रेडिट परचेज मानेंगे, ठीक है। लेकिन भाई उसके आगे भी तो पढ़ो, उसके आगे क्या लिखा है, फॉर कैश। तो अब तो कैश की बात करिए, जब वो कैश की बात करें तो रवि का कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारे लिए। जब रवि ने हमें कैश दे दिया तो अब रवि का कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारे लिए। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई यहाँ पे, हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रवि को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर करो रवि को यहाँ पे। क्यों इग्नोर करो, क्योंकि रवि ने हमको क्या दे दिया यहाँ पे, कैश में दे दिया, तो हम वहाँ पे उसे क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये हमारी हो गई 16th एंट्री।
16 के बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब कैश वर्ड हटा दिया, जब कैश वर्ड हटा दिया वहां से तो यहाँ पे केवल रवि है। रवि को हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना डेटर बनाना पड़ेगा कि क्रेडिटर बनाना पड़ेगा? ध्यान रखो भाई, ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। डेटर मतलब जिससे हमें पैसा लेना है, जिससे हमें पैसा लेना है वो कौन है? डेटर। और क्रेडिटर का मतलब क्या है? जिसे हमें पैसा देना है। तो हम यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, क्रेडिटर बनाना है, वो गिवर भी है, तो हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर सुरेश फॉर कैश। कैश भी बता दिया भाई इन्होंने कि सुरेश को हम कैश में बेच रहे हैं। जब सुरेश को हम कैश में बेच रहे हैं तो अब हमारी यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, कैश में बेच रहे हैं हम सुरेश को, तो सुरेश से अब हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि भाई कैश तो हमारे पास आ गया, कैश ही सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस का। ठीक है, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब कैश वर्ड नहीं है, सुरेश कैश नहीं दे रहा हमको, तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा, डेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। तो हम उसे डेटर डेबिट साइड में डालेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बॉट मशीन फॉर कैश, मशीन कैश में लेकर है तो मशीन हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं भी आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अब तक आपको यहां तक इतना करना आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने कर भी दिया होगा साथ साथ में। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब नया नया जो नए नए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अकाउंटेंसी में अगर कोई ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंस कर रहा होगा, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस कर रहा होगा, तो उसको हम क्या वर्ड बोलेंगे, ड्राइंग्स वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, ड्राइंग्स। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बोलेंगे ड्राइंग्स, अगर मुकेश अंबानी ने अपने लिए एक शर्ट ली, ठीक है, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है उसका, ये उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस है। तो ये पर्सनल एक्सपेंस अगर वो करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पेड, रेंट हम पे कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए रेंट क्या बन जाएगा भाई, एक एक्सपेंस बन जाएगा रेंट हमारा। तो रेंट हमारे लिए जब एक्सपेंस बन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर एक बार फटाफट चेक करते हैं, ये हमारा आ गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अवर जर्नल एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज अवर जर्नल एंट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेड सैलरी टू गोपाल। अब ये बात ध्यान रखना, हर बार आपके एग्जामिनेशन में टीचर्स ये देते हैं रेंट अकाउंट, ये सैलरी पेड टू गोपाल। सैलरी के केस में किसी भी इंप्लॉय का नाम दे रखा होगा तो वो नहीं आएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉय होंगे, 500 इंप्लॉय होंगे, तो हर एक इंप्लॉय की अलग अलग एंट्री कोई करेंगे कि ए टू सैलरी, बी टू सैलरी, सी टू सैलरी, ऐसा कोई करेंगे हम। हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार में क्या कर देनी है, एंट्री कर देनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे गोपाल से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंप्लॉय बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम के इंप्लॉय हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड कमीशन, जब हम कमीशन रिसीव कर रहे तो हमारी एंट्री क्या बन रही, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन जब हम रिसीव कर ले तो कमीशन हमारे लिए क्या बन गया, गेन बन गया। तो गेन बन गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, गेन बन गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे भाई क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, कमीशन को हम नॉमिनल अकाउंट के थ्रू क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। अब आप देखेंगे कि आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराने में ऑलमोस्ट आपका 40 मिनट्स लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लिए हैं। ठीक है, अब आपके माइंड पे क्वेश्चन आएगा कि अगर हम एक क्वेश्चन में 40 मिनट करेंगे तो 400 क्वेश्चन में कितना करेंगे, साल भर यही कोई पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आज हमने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है आपको। ठीक है, बेसिक में टाइम लगता है, एक बार आपको एंट्रीज आ जाएंगे। देखिए कंसेप्ट तो डेवलप करने ही है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं कंसेप्ट आपके डेवलप करा के रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम लगा रहे हैं लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जब हम साथ साथ में आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको आता रहेगा और साथ साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब दो चीज बातें क्लास कंक्लूड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से टू मोर थिंग्स दैट हमारा पैटर्न यही रहेगा, आपको साथ साथ में रजिस्टर में प्रैक्टिस करते रहनी है। आपके लिए सेपरेट आंसर क्वेश्चंस बुक बनाई गई है जिसमें कोई लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, तो आपको साथ साथ में करते रहना है। हमारे पूरे पैकेज में आपके सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे कवर होंगे। ठीक है, चाहे सीए फाउंडेशन है, चाहे 12th है, चाहे 11th है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी बोर्ड है। ठीक है, हमने इस टाइप में आपका सिलेबस बनाया है कि आपको सारी कवरेज देगी। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमने बुक बेस नहीं बनाया, हमने ये जो पूरा पैकेज बनाया है
ये कंसेप्ट बेस बनाया है। तो एग्जामिनेशन में आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये नहीं कि जैसे बुक होती है क्या, वो बुक के ऊपर लिख देंगे दिस बुक इज फॉर द सीबीएसई और दिस बुक इज फॉर द सीए फाउंडेशन और दिस बुक इज फॉर द सीएमए। ये नहीं है, चाहे वो सीए है चाहे सीएमए, आगे जाके कोई लिखा रहेगा जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे कि आप सीबीएसई बोर्ड का बच्चा चाहिए या सीए फाउंडेशन चाहिए। काम कोई भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, काम करना है आपको। आगे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे काम करना है आपको। काम में क्या जरूरी पड़ेगा आपको, काम में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कंसेप्ट। दैट कंसेप्ट बिल्डिंग आई एम डूइंग। सो प्लीज you can work with us. This is only the primary lecture for the introduction part and आगे इसकी सीरीज रहेगी। सीरीज हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वगैरह जो हमारे होते हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए आप उसे करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे आ रहे हैं, हमारे नोटिफिकेशन सबसे रिलेटेड होंगे, स्कूल बोर्ड से रिलेटेड होंगे, सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, इन सबसे रिलेटेड होंगे। तो उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको मतलब डेली बेसिस पे आपको क्या होते रहेंगे, हम अपडेट करते रहेंगे वट एवर इज लेटेस्ट कमिंग इन द योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।